नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अस के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अणु क्या है। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों हमने अगले वीडियो में पढ़ा था परमाणु क्या है, और दोस्तों उसका मतलब जो परिभाषा था हमने लिखा नहीं था। तो चलिए पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि अणु क्या है। ओके, लीजिए दोस्तों, परमाणु किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उस तत्व का परमाणु कहलाता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दोस्तों हमने पहले वीडियो में मैंने आपको एक चॉक का एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है। तो मैंने चॉक को तोड़ा था, फिर मतलब जितना भी जितना भी तोड़ सके थे हम उसको तोड़ा था। तो लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो इतना सूक्ष्म हो गया था जो चॉक का टुकड़ा था। अब चॉक एक टाइप का पदार्थ तत्व तो ही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि वो इतना छोटा हो गया था, तो जो छोटा कण होता है मतलब जिसको तोड़ना असंभव यानी वो अविभाज्य हो जाता है, तो उसी को तो परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा में वही लिखा गया है, किसी तत्व यानी चॉक का एग्जाम्पल, तत्व एक चौक ही तो है, का ऐसा सूक्ष्मतम कण यानी जो उसका सबसे सूक्ष्मतम कण था जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। वो जो उसका सूक्ष्मतम कण है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता क्योंकि वो परमाणु है। परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि वो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस तत्व का परमाणु कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अणु क्या है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अणु क्या है। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको समझ लेते हैं, मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों अणु क्या होता है, मान लीजिए कि आपको जल का सूत्र पता है। जल का सूत्र, जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। ये जल का सूत्र है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जल का एक अणु है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, साधारणतया अणु दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है, मतलब अणु दो या दो से अधिक परमाणु हो। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु ये है, ठीक है। ये मान लीजिए आप हाइड्रोजन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का परमाणु है। तो जब ये संयोग करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। अब जब ये संयोग करते हैं, मान लीजिए ये उसका परमाणु है हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो जो ये संयोग करेंगे तो क्या बनता है, जल बनता है, H2O। तो जब क्या लिखा है, दो या दो से अधिक परमाणु है, मतलब दो से कम नहीं हो सकता कि केवल हाइड्रोजन क्रिया करे H2 बना ले, नहीं, तब नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक परमाणु है, यहाँ पर लिखा है, का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये रासायनिक बंध द्वारा कैसे जुड़े होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन के मतलब यहाँ पर एक अणु है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो अणु होते हैं 2H2O, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए किस तरह होते हैं। अब ये जल का एक अणु है, ठीक है। अब ये रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यहाँ पर यही तो लिखा है रासायनिक बंध। ये रासायनिक बंध क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने H2O लिखा, ये कितनी बार है, दो बार है। फिर H2O लिखा, मान लीजिए अब ये दो बार है, तो ये आपस में इस टाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर एक अलग होती है, आप उसको 11th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसी टाइप से इसका भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक अणु का हो गया H2O और ये एक का, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये आपस में एक बंध के द्वारा मतलब जुड़े होते हैं, इस बंध को कहते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है, H बॉन्ड, ओके। तो यही ये रासायनिक बंध है। अब मान लीजिए यहाँ पे दो अणु थे, तो यहाँ पे अगर 5 अणु होते तो ये 5 बार संयोग करता। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कितनी बार हो गया, 3 बार। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये यहाँ से संयोग करता है, फिर उसके बाद ये भी इसी टाइप से संयोग कर लेता है, फिर ये भी संयोग कर लेता है, ये भी, ऐसे करके ये 5 अणु बना लेते हैं।
तो जो एक अणु रहते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन जब 5-6 अणु हो जाते हैं तो आपस में रासायनिक बंध द्वारा संयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझाया गया है, द्वारा जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सचेतन कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। जैसे दोस्तों जल का एक अणु, तो एक अणु तो है, तो यानी ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, एक अणु हो या 10 अणु हो चाहे 5 अणु हो, ये स्वतंत्र अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, रह सकते हैं तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। जैसे अब ये जल है, तो जल के जितने भी गुणधर्म है कि जल को गर्म करो तो भाप बनता है, जल को ठंडा करो तो बर्फ बन जाता है, ये उसका गुणधर्म तो यह है, तो उसको भी ये प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहला एग्जाम्पल में वही बताया है। जैसे ये एक तत्व का परमाणु है और ये एक तत्व का परमाणु है, तो ये मिलकर एक अणु बनाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, अणु, और ये परमाणु हो गए दोस्तों, ये भी परमाणु ही है। ठीक है, परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तत्वों के अणु किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार की परमाणु द्वारा संचित होते हैं। ठीक है, जैसे किसी तत्व का अणु है तो उसके जो परमाणु होंगे वो एक ही प्रकार के द्वारा होते हैं। जैसे आर्गन है तो आर्गन का आर्गन, हीलियम का हीलियम इत्यादि। जैसे अनेक तत्व के उस अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब जैसे आर्गन, हीलियम हुआ इस टाइप के तत्व, तो ये केवल अपने ही टाइप के अणु बनाते हैं, मतलब अपने ही तत्व से संयोग करके अणु बना लेते हैं, केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश धातुएं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये आप समझ लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है आर्गन और हीलियम। ठीक है, अब देखिए जैसे आर्गन का सिंबल क्या होता है, AR आर्गन, और हीलियम का HE। ठीक है, और क्या कहा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O होता है। ठीक, तो कह रहा है कि जो आर्गन है वो इस टाइप से अणु बना लेता है, हीलियम है वो भी इसी टाइप से अणु बना लेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो संयोग करता है ऑक्सीजन से, तो वो O2 बना लेता है। ठीक है, आर्गन केवल एक ही रहता है, ये भी तभी ये अणु बना लेता है इस टाइप से, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से ही संयोग करके H2 बना लेता है। यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए ये बना ले ऑक्सीजन, उदाहरण ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं और O2 कहते हैं। मैंने बताया ये, यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 ऑक्सीजन को कर दिया जाए तो O3, लेकिन ये भी एक अणु ही है। ठीक है, और ये परमाणु है जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी अणु की, क्या था दोस्तों, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराकर O2 बनाया था, मतलब O2 एक अणु बन गया था। ठीक है, तो जो O2 बना है इसके जितने भी परमाणु है, यानी 2 परमाणु है O2 के, ठीक है, तो ये इसकी जो 2 है ये इसकी परमाणुकता है इस अणु की। ठीक है, परमाणुकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई थी तो क्या बना था, O2 बना था, तो ये किसी तत्व है, ये भी तत्व है। ठीक है, एक टाइप से मतलब परमाणु ही है, ये परमाणु अलग अलग हो गए और आपस में एक अणु बना लिए। क्या बन गया, अणु। जब परमाणु परमाणु परस्पर संयोग करेंगे तो मतलब अणु बन गया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या है उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं, यानी जो ऑक्सीजन बना है O2, ठीक है, ये क्या है, जो 2 है ये इस अणु की परमाणुकता है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हुई, 2। ठीक है, संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को
ये परमाणु की संख्या है और ये जो पूरा है ये तो अणु है। मैंने बताया कि जब परमाणु परमाणु से संयोग करता है आपस में तो एक अणु का निर्माण होता है, और जब अणु निर्माण होता है तो उसमें जितने भी परमाणु की संख्या होती है उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 2 है। अब जैसे O3, O+, तो क्या बना? O3। तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 3। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। धातु, अधातु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती है। जो कार्बन है उसकी जो अणु की संरचना होती है वो सरल नहीं होती है, किंतु उसके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। मतलब उसके जो अणु है, अणु जैसे अणु मैंने बताया नहीं, O2, O3, H2, ठीक है, तो जो उसके अणु हैं उसमें असीमित मतलब जिसमें सीमित ना हो, परस्पर बंधे रहते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है कि जो एक लंबी मतलब श्रृंखला बना सकता है, मतलब चेन बना सकता है, मतलब वो अनंत तक उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस टाइप से चेन बना सकता है। तो यही कहा है असीमित परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं, कार्बन ही। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। जैसे यहाँ पर लिखा है 3.3 में कुछ तत्वों की परमाणुकता, तत्वों के प्रकार। यहाँ पर ये अधातु है, इतने तत्व जो है ये अधातु है। सही से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जो इतने तत्व यहाँ से यहाँ तक हैं वो अधातु हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक धातु हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये किस टाइप से मतलब अपनी जो जो इनकी परमाणुकता होती है वो कितनी होती है। तो जैसे आर्गन है तो आर्गन Ar होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही तो आर्गन है। ठीक है, अब जैसे हीलियम तो ये भी He होगा, एक ही तो परमाणु है, एक ही है। और ऑक्सीजन ये द्विपरमाणु है, मतलब 2, तो यानी O2 इस टाइप से होगा, इसके अणु इस टाइप से होंगे। अब हाइड्रोजन H2 तो ये भी द्विपरमाणुक होगा क्योंकि 2 है, H2 यहाँ पर लिखा है। नाइट्रोजन ये भी द्विपरमाणुक होगा, N2 है और यहाँ पर भी द्विपरमाणुक। क्लोरीन Cl2 ये भी द्विपरमाणुक। ठीक है, और जो ये सब मैं लिख रहा हूँ ये सब एक अणु है, एक अणु। ठीक है, फास्फोरस चतुष्परमाणुक यानी P4 के रूप में, यानी इसकी जो परमाणुकता है वो 4 है। सल्फर बहुपरमाणुक मतलब NS, और बहुपरमाणुक मतलब बहुत से हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर N लिख देता हूँ, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं इसमें, बहुपरमाणुक। ठीक है, अब सोडियम है जो धातु में Na, इसका सिंबल यही होता है Na, तो ये एक परमाणुक है, तो इसीलिए एक परमाणुक। और दोस्तों एक लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखे हैं। फिर आयरन ये भी एक परमाणुक यानी Fe, आप सिंबल को ज़रूर याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम Al, अब आगे तो आप कर ही लेंगे। कॉपर Cu। ठीक है, ये जो बताया गया है यहाँ पर जो तत्व हैं ये परमाणु के रूप में जब इनके परमाणु संयोग करते हैं खुद से तो ये इस टाइप से अपने अणु बनाते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन 2 क्लोरीन से क्रिया करेगा तब Cl2 बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन 2 से करेगा, लेकिन आर्गन एक ही से करेगा और आर्गन अणु बना लेता है। इस टाइप से यहाँ पर ये समझाया गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यौगिकों के अणु। यहाँ पे लिखा है यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी तत्व है तो जब के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, मतलब अपने एक निश्चित अनुपात, आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया है निश्चित अनुपात में, मतलब इसके कुछ वीडियो पहले, मतलब शायद सेकंड वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा स्थिर अनुपात का नियम, तो वही बताया है निश्चित अनुपात यानी स्थिर अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या उदाहरण दिया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा सारणी 3.4 के कुछ अणु जिसके उदाहरण दिया गया है। अब मैं दोस्तों आपको इसका मतलब बताता हूँ कि ये कैसा और कैसे इनका अनुपात आता है। ठीक है, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O, पहले इसको लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, आपको इसको ज़रूर याद होना चाहिए NH3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2,
ओके दोस्तों, अब चलिए देखते हैं इसको एक एक चेक करके कि इसका अनुपात सच में इतना होता है। देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहीं पे लिख देते हैं, जैसे H2O जल, जैसे जल है, जल का सूत्र क्या होता है H2O। ओके दोस्तों, और इसका अनुपात कितना है 1:8। अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसे होता है एक अनुपात। पहले तो हमको इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन कितना होता है। तो देखिए, जैसे H है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं H2O। अब इसकी रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर H कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पर H 1 बार है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 2 बार H, इधर भी 2 बार H, और ऑक्सीजन 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है। अब ये दोस्तों, ये हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया है। ओके दोस्तों, अब इसका जो द्रव्यमान का अनुपात है उसको हम निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और ये कितनी बार है हाइड्रोजन, 2 बार है, तो इंटू 2। ठीक है, अब प्लस कर लेते हैं इसको। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है, आगे 1 लिखा है, 1 बार है, तो 1 गुणे 16। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, और कितनी बार है, 2 बार है, और ऑक्सीजन 1 बार है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। आप चेक कर लीजिएगा सारणी से। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या यहाँ पर क्या है, जैसे हाइड्रोजन तो उतना 1 होता है, कितनी बार है, 2 बार है हाइड्रोजन, प्लस इसका कितना होता है, ये 1 बार है ऑक्सीजन, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 16। अब इसको चेक करते हैं क्या दोनों ओर बराबर आ रहा है। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 16 × 1 16 हो जाएगा, और इधर भी 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस 16 × 1 16 हो जाएगा। तो दोस्तों 16 और 2 18, इधर भी और 18 इधर भी। ठीक है, अब ये तो हमारा चेक हो गया कि हाँ, मतलब जो द्रव्यमान का अनुपात का नियम है, स्थिर द्रव्यमान का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हमको स्थिर अनुपात निकालना है, मतलब 1:8 कैसे आता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए अनुपात में निकाल कर, मतलब कि H2O है ना, तो यानी H 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम, H 1 किलो तो ऑक्सीजन 8 किलो। ठीक है, मतलब हम जो अनुपात है वो इतना ही रहेगा, लेकिन यूनिट कुछ भी हो सकता है। जैसे यूनिट मतलब ग्राम, किलोग्राम, हेक्टेयर यानी कुंटल। ठीक है, तो अनुपात तो इतना लेगा, जैसे 1 कुंटल हाइड्रोजन तो 8 कुंटल ऑक्सीजन, तब जाकर जल बनेगा। इस टाइप से मतलब यूनिट हम कोई भी रख सकते हैं। अब 100 किलो, जैसे किलो में तो 1 किलो हाइड्रोजन होगा तो 8 किलो ऑक्सीजन, इस टाइप से। तो चलिए देखते हैं इसका अनुपात कैसे आता है। अब यहाँ पर मैंने निकाला था इसका, देखिए मैंने मतलब इसका रिएक्शन किया तो देखा कि हाँ, इसके जो द्रव्यमान है बराबर है दोनों साइड में। अब देखिए इसका अनुपात कैसे होता है। तो अनुपात में दोस्तों हम अनुपात लगाकर चिन्ह करते हैं, जैसे H2:O। ठीक है, इस टाइप से H2O है ना, तो अनुपात तो निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो 1 × 2, क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, और ये कितनी बार है 1 बार है। ठीक है, तो कितना हो गया 2:16। अब अगर इसको हम काटेंगे 2 से तो कितनी बार आएगा, 2 × 2 और 2 8 16। देखिए 1:8 आया। यही समझाना था दोस्तों। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अमोनिया NH3। इसी प्रकार से अमोनिया का भी कर लेंगे हम। देखिए जैसे इसका अनुपात है 14:3, तो ये तो बिल्कुल आसान है, NH3 लिखा, NH3। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, तो N:3, यही तो करना है दोस्तों। अब जो नाइट्रोजन का अनुपात होता, मतलब वो द्रव्यमान होता है, वो होता है 14। आप चेक कर लीजिए 14, और नाइट्रोजन कितनी बार है 1 बार है, गुणे 1, अनुपात का चिन्ह लगाया। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, और हाइड्रोजन कितनी बार है 3 बार, तो 14 × 1 14 हो जाएगा, और 3 × 1 3, 14:3, इस तरह से निकाला जाएगा। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये पहला था कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आपको सूत्र याद होना चाहिए, CO2 कितना होता है इसका 3:8। चेक कर लेते हैं इसको भी। अब जो कार्बन है जो कार्बन, चलिए पहले इसको अनुपात में C:O2।
इस टाइप से लिखें। अब कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान आप चेक कर लीजिएगा स्टडी से, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार गुणे 2, तो 12:16 दूना 32, ठीक है। अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 8 32, तो कितना आया 3:8, ये भी हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए 3:8 है, यहाँ पर यही समझाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयन क्या होता है। यहाँ पे लिखा है आयन क्या होता है, इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए जितना मैंने बताया है, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।